हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में हम यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में आपको यूनिट्स के बारे में काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल गया था, ठीक है। सो यूनिट क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, ये सारी डिस्कशन उस चैप्टर में हम कर चुके हैं, ठीक है ना। यस, चलिए थोड़ा सा मैं एक समराइज करके, ठीक है, यूनिट के बारे में थोड़ा सा और समराइज करूंगा, तो फिर हम आज के क्लास में जो हम लर्न करने वाले हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, जैसे कि मैं आपको बताया था, इस चैप्टर में आपका फिजिक्स का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप जान लेंगे कि फिजिक्स में कौन से चैप्टर्स होते हैं, उस चैप्टर में कौन से यूनिट्स होते हैं या फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरी फिजिक्स का एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो डायमेंशनल एनालिसिस जो है उससे पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जो लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि एक इंटरनेशनल बॉडी है। लास्ट क्लास से आपको बोला गया था एक इंटरनेशनल बॉडी है जो ये सारी चीजें तय करता है। कैसे, मैं आपको लास्ट क्लास पूछा था ना कि कौन है जो फोर्स के यूनिट को न्यूटन बना देता है, या कौन है जो डिस्टेंस के यूनिट को मीटर बना देता है, ठीक है ना। या हम मार्केट में जब सब्जी खरीदने को जाते हैं तो हम देखते हैं वहां पे किलोग्राम देखते हैं। सो कौन है जो किलोग्राम यूनिट को मास के लिए डिटरमाइन किया है, ठीक है ना। यस, हम डेली लाइफ में, डेली रूटीन में ये सारी चीजें स्टडी करते हैं, सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, बट उस सारी चीजें के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी है। कोई नहीं है, एक इंटरनेशनल बॉडी है जो मैं लास्ट क्लास आपको बताया था, जिसका नाम क्या है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। देखिए, इस इंटरनेशनल बॉडी का नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। ओके, वो जो है वो डिसाइड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, डिसाइड करता है, करेक्ट। सो 1971 में, जैसे कि आपको देखा रहा है, 1971 में ये जो इंटरनेशनल बॉडी है ये एक न्यू सिस्टम को डिफाइन किया, जिस सिस्टम का नाम क्या है, एसआई सिस्टम, करेक्ट। हम इसको इलेबोरेटली क्या बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई सिस्टम। इसको डिफाइन किया गया, इसको बनाया गया, ठीक है। ये क्या होता है कि ये जो बॉडी है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, ये क्या अपना मीटिंग हेल्ड करता है, ठीक है, जिसमें एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, और इंटरनेशनल एग्रीमेंट होने के बाद फिर एक न्यू सिस्टम को डिफाइन किया गया, ठीक है। ऐसा यूनिकली डिफाइन नहीं होता, ये के कोलैबोरेशन प्रोसेस में डिफाइन होता है, ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं होता है, ठीक है। सारे कंट्री के मेंबर्स वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है और उसमें डिसाइड किया गया एसआई सिस्टम। तो आजकल हम ज़्यादातर उस सिस्टम की यूज़ करते हैं, ठीक है। एक आधा जगह में, जैसे कि यूएस में, अमेरिका में जो एफपीएस सिस्टम है वो भी आज यूज हो रहा है, बट स्टिल एसआई सिस्टम जो है एक यूनिवर्सल सिस्टम के हिसाब से अभी हम एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है। ये एसआई सिस्टम कुछ क्वांटिटी को, फिजिकल जो क्वांटिटीज है उनमें से कुछ क्वांटिटी को फंडामेंटल मान लिया गया है, ठीक है। एसआई सिस्टम में पहली बार फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को 7 कर दिया गया। नहीं तो पहले हम मोस्टली 3 क्वांटिटी को फंडामेंटल मानते थे बिफोर एसआई सिस्टम। उससे पहले आपने सुना होगा कि एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम आपने सुना होगा, यस। जैसे कि एमकेएस, इसका पूरा नाम क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। सीजीएस का पूरा नाम क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सो दैट मीन्स बिफोर एसआई सिस्टम हम 3 क्वांटिटी को फंडामेंटल एक्सेप्ट किए थे। कौन सा, बस मास, लेंथ एंड टाइम, दे आर एक्सेप्टेड एज फंडामेंटल। समझ पा रहे हो ना, यस। बट जैसे एसआई सिस्टम डेवलप हुआ तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को बढ़ा के हमने 7 कर दिया। समझ पा रहे, यस। ये तो होना ही चाहिए था, बिकॉज जैसे जैसे फिजिक्स डेवलप हो रहा था, जैसे जैसे न्यू फिजिकल क्वांटिटी डेवलप हो रहे थे, मालूम पड़ रहे थे, जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ रहा था, सो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी बन रहे थे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस क्रिएट हो रहे थे फिजिक्स में। इसलिए फाइनली एसआई सिस्टम में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनको बढ़ा दिया गया, उनको 7 कर दिया गया। ओके, ये मैं आपको लास्ट क्लास बताया था, फिर भी साइड में लिखा हुआ है। सो दीज आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और ये उनके एसआई यूनिट्स है ना। मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला। मैंने आपको बताया था ये लुमिनस इंटेंसिटी जो है ये लाइट रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी है, लाइट रिलेटेड। आपने अभी लाइट पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, है ना। सो लुमिनस इंटेंसिटी मतलब क्या है, लाइट की ब्राइटनेस, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिए। सो लाइट की ब्राइटनेस को मेजरमेंट करने के लिए ये जो फिजिकल क्वांटिटी उसको एज ए फंडामेंटल एक्सेप्ट किया गया है, करेक्ट।
ये सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास डिस्कस कर चुके हैं, तो हमने इसको एक समराइज कर दिए हैं। ये क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को छोड़ के बाकी सब क्या है? यस, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, है ना, ये सारे क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वर्क, एनर्जी, पावर, कुछ भी बोलिए आप, है ना। सो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हम इनको रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है ना। या फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन है। तो कहीं मल्टीप्लिकेशन होता है, कहीं डिवीजन होता है, तो उससे हम न्यू न्यू क्वांटिटीज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें आपको जब ध्यान में आ गया है, यस, मैंने लास्ट क्लास और 2 फिजिकल क्वांटिटी को सप्लीमेंट्री माना था, याद है आपको, है ना। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी, और आखिरी में हम क्या बोला था कि 2 फिजिकल क्वांटिटी है, वो थोड़ा अलग टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो हमने लास्ट क्लास उस पर डिस्कस किया था। अगर आपने देखा नहीं होगा तो जरूर उसको देखिए, है ना। सो कौन सा था? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल को हमने क्या बोला था? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। क्यों बोला था और उनको कैसे डिफाइन किया था, उसके लिए आपको लास्ट लेक्चर में जाना पड़ेगा। ठीक है, सो ब्रॉडली अगर बात किया जाए तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी एंड रेस्ट ऑफ द अदर्स आर डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी। ये था फिजिकल क्वांटिटी का पूरा कहानी। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। अब ये सब होने के बाद अब हम धीरे धीरे डायमेंशनल एनालिसिस को प्रोसीड कर रहे हैं, और ये आपके लिए शायद न्यू है ना। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए अच्छे से। आज का लेक्चर बहुत ही सारे चीजें हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही मजेदार डिस्कशन होगा। सो इसलिए अच्छे से ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चे, अभी हम क्या करते हैं, आगे का स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। सो क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस। ये शायद आपके लिए न्यू है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इजी है, बट आपके लिए न्यू है। सो आप जैसे स्कूल में यूनिट से एक्वेंटेड थे, वैसे डायमेंशन से एक्वेंटेड नहीं थे। सो पहली बार शायद आपको डायमेंशनल एनालिसिस में सिखा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। डायमेंशनल एनालिसिस में कुछ नहीं है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, दोबारा यहां पे लिखा हूं, देखिए। सो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ये क्या है? ये एसआई सिस्टम के रिस्पेक्ट ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। हम पिछली क्लास में ये इनकी जो है एसआई यूनिट्स के बारे में बात किया था, है ना। एसआई सिस्टम में इनका यूनिट्स क्या है उसको हमने डिफाइन किए थे। तो सिमिलरली डायमेंशनल एनालिसिस में क्या होता है कि इनको जो है इनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी को हम सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। मास को हम कैपिटल एम में एक्सप्रेस करेंगे, लेंथ को कैपिटल एल में एक्सप्रेस करेंगे, टाइम को कैपिटल टी में एक्सप्रेस करेंगे, टेम्परेचर को कैपिटल के में एक्सप्रेस करेंगे। तो ये सारे डायमेंशनल सिंबल है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, मोल और लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। तो ये जो है डायमेंशनल सिंबल के हिसाब से यूज किया जाता है। ठीक है, यस। अभी आप ये बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसका तो यूनिट भी क्या था? मोल था। यस, इस तरीके से एक्सेप्ट किया गया है। एसआई सिस्टम में जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है, हमें भी इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट था वो क्या था? मोल था। मोल क्या है? एसआई यूनिट है किसका? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। बट हम आज उसका डायमेंशनल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए या डायमेंशनल सिंबल के लिए ऐसा मोल करके कैसे लिखेंगे? ठीक है, ये यूनिट है और इसका डायमेंशनल सिंबल है। ठीक है, सिमिलरली कैंडला, कल हमने कैंडला लिखा था, आज हम सीडी लिख रहे हैं। तो ये क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशनल सिंबल है। हाँ? तो आगे के लिए हम ये सारे सिंबल यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर ये 7 फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने है जो एसआई सिस्टम ने डिफाइन किया है, ठीक है, तो अभी तक भी आपको ध्यान में नहीं है क्या है, व्हाट इज डायमेंशन, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला या व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस, ये क्या है? सबसे पहले हमें उस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, जब भी हम डायमेंशन की बात करते हैं, रियली क्या है कि ये के मेथड है। डायमेंशंस क्या है? एक ये मेथड है जिसके द्वारा हम एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स रिलेटेड फंडामेंटल क्वांटिटी। मैं क्या बोला, समझ में आपको? क्या बताया मैंने? सो दिस इज अ मेथड। डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? इट इज अ मेथड by which we can express a derived physical quantity in terms of its related fundamental physical quantity. इसका मतलब क्या है?
बहुत ही सिंपल मतलब है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्स, फोर्स क्या है? फोर्स एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। सो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी का डेफिनेशन तो आप जानते हैं। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो नेचुरली वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? वो लेंथ कैटेगरी में जाएगा, है ना? सो दैट मींस वेलोसिटी जो है लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है। करेक्ट? सो अगर मैं वेलोसिटी को डिफाइन करूं, सो वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय क्या? टाइम। हम इसको s बाय t लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? s है। सो ध्यान दीजिए, वेलोसिटी क्या है? एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है ना? तो अगर वेलोसिटी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट डिस्प्लेसमेंट इनमें से कौन सा कैटेगरी में जाएगा? लेंथ कैटेगरी में जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल सिंबल क्या हो गया? एल हो गया है। टाइम का डायमेंशनल सिंबल कैपिटल टी हो गया है। सो दैट मींस डायमेंशनल एनालिसिस एक प्रोसेस है, एक मेथड है, जिसमें वी हैव टू एक्सप्रेस derived physical quantity in terms of its related fundamental physical quantity। जैसे कि वेलोसिटी जो है उसको हम लेंथ और टाइम उसके टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना? तो इसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है? सो अगर हम इसको आगे बढ़ते हैं, दैट मींस वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो देयरफॉर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्या? वेलोसिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? बस हमें सिंबॉलिक फॉर्म एक्सप्रेस करना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? लेंथ। इस न्यूमरेटर में क्या करेंगे? l की पावर 1 लिखेंगे और टाइम के लिए t की पावर 1 लिखेंगे। जब ये ऊपर चला जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? l की पावर 1 और t की पावर -1। सो l की पावर 1 एंड t रेज़ टू -1 ये जो है ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्या? वेलोसिटी। सो कहीं ना कहीं डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम लिखते हैं, सो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते टाइम आप एक डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट कर पा रहे हैं। किसके साथ? उसके रिलेटेड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के साथ। तो वेलोसिटी एक डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ और टाइम क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और हम उन दोनों को आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो उसको बोला गया डायमेंशनल फॉर्मूला। करेक्ट? और जो पावर्स है ना उनको बोलते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस किसको बोलते हैं? 1 और -1। 1 और -1 जो है दे आर कॉल्ड एज डायमेंशंस। इसमें देखिए मास नहीं है। अगर मास नहीं है तो आप मास की पावर क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। तो 0, 1 और -1 mLT की पावर क्या है? 0, 1 एंड -1। दीज आर कॉल्ड एज डायमेंशंस। इनको डायमेंशंस बोलते हैं, है ना? सो दैट मीन्स कोई अगर आपको वेलोसिटी के डायमेंशन पूछे तो आप क्या बोलेंगे? What is dimensions of velocity? आप बोलेंगे dimensions of velocity are, ऐसा आप बोल भी सकते हैं, dimensions of velocity are क्या है? 0 इन मास, क्योंकि उसका पावर क्या है? 0 है। बाकी जो भी है सबके पावर क्या आएगा? 0 आएगा। खाली मास नहीं है। आप टेम्परेचर या करंट, ये सारी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, उनके पावर क्या आएगा? 0 आएगा, है ना? तो 0 इन मास हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 इन क्या? लेंथ। ऐसे आपको बोलना पड़ेगा 0 इन मास, फिर 1 इन लेंथ, है ना? एंड क्या? -1 इन टाइम। इसको ऐसे बोला जाता है। इसको आप ध्यान में रखिए। सो हाउ डायमेंशंस आर एक्सप्रेस्ड? ये है डायमेंशंस। इसको थोड़ा ध्यान में रखो। डायमेंशंस है, किसका है डायमेंशंस? ये है वेलोसिटी का डायमेंशन, है ना? तो वेलोसिटी का जो डायमेंशंस है वो क्या है? 0 है, 1 है और -1 है। 0 किसकी पावर है? मास का। 1 किसकी पावर है? लेंथ का। और -1 किसकी पावर है? टाइम का। ओके? तो इस तरीके से हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ये है डायमेंशनल फॉर्मूला और ये है डायमेंशंस, और इसको ऐसा एक्सप्रेस किया जाता है, ऐसे लिखा जाता है कि डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी आर व्हाट? 0 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। ऐसा हम एक्सप्रेस करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप अभी क्लियर हो चुके हैं, अभी आप क्लियर हो गए हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस में हम क्या करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस में बस आप एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को पकड़िए। ओके? एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हमें एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस करना है? इन टर्म्स ऑफ इट्स रिलेटेड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बस इतने काम कर रहे हैं आप। समझ पाया? ओके।
अब ये क्यों डायमेंशन, हम क्यों यूनिट तो हम पढ़ चुके हैं, बट ये क्यों पढ़ रहे हैं वो भी थोड़ा सोचने वाली बात है। हम डायमेंशंस क्यों पढ़ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इसका काफी सारे यूजेस है, डायमेंशनल एनालिसिस का भी यूजेस है फिजिक्स में, वो मैं आखिर में डिस्कस करूंगा। बट एक थोड़ा सा एक छोटा सा चीज आपको ध्यान देना चाहिए, शायद आपने इस एंगल से सोचा नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, वेलोसिटी का डायमेंशन आपके सामने आ गया है। अभी आप एक्सेलरेशन का निकाल सकते हैं, फोर्स का निकाल सकते हैं, पावर का निकाल सकते हैं, वर्क का निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस का निकाल सकते हैं, किसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, करेक्ट। इवन ऐसा भी फिजिकल क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन नहीं होता, वो भी हम ढूंढेंगे कि ऐसे कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन से नहीं है। डायमेंशन नहीं होगा तो क्या होगा? 0 0 0, ये 0 ये 0 ये 0, तो हम क्या बोलेंगे? डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। क्या ऐसा कोई क्वांटिटी है जो कि डायमेंशन लेस है? उस पर भी हम ध्यान देंगे। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, इस पे काफी कुछ डिस्कशन होने वाला है। देखिए, अभी मैं ये सारे सिंबल तो आपको ध्यान में आ गया, इसलिए इस टेबल को मैं मिटा देता हूं, इसको आप नोट कर लेना। नोट करना जरूरी है, नोट करोगे तभी आप रिवाइज कर पाओगे। नोट नहीं करोगे तो रिवाइज कैसे करोगे? क्या बार बार वीडियो लेक्चर्स देखते रहोगे? तो इसलिए आप इसको नोट कर लेना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखिए, एक चीज आपने कभी सोचा नहीं होगा, हम क्यों डायमेंशन के बारे में सोच रहे हैं, उसका एक एंगल, उसका एक वे आउट मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या वे? देखिए, सपोज हम लेंथ का बात करते हैं। किसका? लेंथ का। आज तो मैं बता रहा था कि जब हम लेंथ का बात करेंगे तो हमें कई सारे यूनिट्स मिलते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, बहुत सारे यूनिट्स हैं। तो लेंथ को हम सेंटीमीटर में माप सकते हैं, मीटर में माप सकते हैं, किलोमीटर में माप सकते हैं, मिलीमीटर में माप सकते हैं। ये क्या है? मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कई सारे उसके नाम है। देखिए, कई सारे यूनिट्स हैं। मैं तो कल आपको पूरा प्रीफिक्स ही बता दिया था, है ना, ऐसा सिस्टम में। किलोमीटर, मीटर, ये सब बड़े बड़े यूनिट है ना। सो अगर लेंथ को इतने सारे यूनिट्स में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो दैट मीन्स लेंथ को अगर हम यूनिट वाइज सोचते हैं तो हमें कोई स्पेशल वे आउट हम नहीं निकाल पा रहे हैं, एक स्पेशल वे आउट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब मैं लेंथ का बात करूंगा ना, आप कई सारे यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट मीन्स देयर आर डिफरेंट वे टू एक्सप्रेस लेंथ ऑफ ए बॉडी। देयर आर डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस लेंथ ऑफ ए बॉडी। हम एक बॉडी का लेंथ को या एक ऑब्जेक्ट का लेंथ को अलग अलग वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम मिलीमीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं, किलोमीटर में कर सकते हैं ना। यस, बट डायमेंशन में ऐसा नहीं है। यूनिट में अगर आप यूनिट एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपको 1 2 3 4 5 कितने भी वे है आप यूनिट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसे ही मास है, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, डेकाग्राम, बहुत सारे है ना। तो यूनिट में क्या होता है कि कई सारे वे हैं जिसमें हम यूनिट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट डायमेंशन में ऐसा नहीं है। डायमेंशन में हम हमेशा लेंथ को हमेशा बस एक ही अल्फाबेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि मैं एल लिखा तो एल एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये कि यूनिक वे है टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी। समझ पा रहे? तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिक वे में एक्सप्रेस कर रहे हैं, और वो यूनिक वे क्या है? लेंथ के लिए बस एक यूनिक वे, वो क्या है? लेंथ है ना। यस, वो क्या है? एल है। तो चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, किसी भी प्रकार का लेंथ हो, आप हमेशा उसको एल में एक्सप्रेस करेंगे। समझ पा रहे? यस। या सपोज मैं बताऊंगा कि वेलोसिटी, फिर बताऊंगा चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, स्पीड, चेंज इन स्पीड, सभी केस में आपको डायमेंशन क्या आएगा? सेम आएगा। ओके, यस। तो इसलिए हमें थोड़ा डायमेंशनल एनालिसिस को एक स्पेशल फीचर की तरफ ध्यान देना चाहिए, है ना, टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी। सो दैट मीन्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, दैट में बी फंडामेंटल या दैट में बी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल वे जो है एक यूनिक अप्रोच दिखाता है ना। डायमेंशनल मेथड में हम यूनिकली उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, करेक्ट। इसलिए हम यूनिट के बाद इस टॉपिक को हम पढ़ना चालू कर दिए। चलिए, कोई बात नहीं। अगर आपको वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है तो बताइए अगर आपको एक्सेलरेशन का डायमेंशन चाहिए तो आप क्या करेंगे? यस, बहुत ही सिंपल है। जिसको एक्सेलरेशन का डायमेंशन चाहिए, एक्सेलरेशन को ए में डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला स्टडी किया था? एक्सेलरेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, हम इसे लिख सकते हैं। यस, ये टाइम इंटरवल जो भी लिखिए, इंटरवल। सो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, मतलब ऊपर क्या है? वेलोसिटी है, नीचे क्या है? टाइम है। डायमेंशन क्योंकि यूनिकली डिफाइन कर रहा है, तो इसलिए आप बोलिए वेलोसिटी बोलना और चेंज इन वेलोसिटी बोलना डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से एक ही है।
है ना? जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वही चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन होगा, है ना? यस। तो ऊपर जो है दैट मीन्स ऊपर वेलोसिटी का डायमेंशन पुट करना पड़ेगा, वो तो हम निकाल चुके हैं। तो व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? m0, वेलोसिटी में मास नहीं होता, m0 l1 एंड t-1 होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, टाइम है, सो टाइम को क्या लिखेंगे, t1 लिखेंगे, ओके, पावर 1 लिखेंगे। समझ पा रहे हैं? ये सब क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम एक्सेलरेशन क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उसको इसके टर्म एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो क्या मिला आपको, m0 l1 एंड t-2। सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। समझ पा रहे हैं? यस। और डायमेंशंस क्या है, एक्सेलरेशन का डायमेंशंस क्या है? तो हम क्या बोलेंगे, यस, 0 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। डायमेंशंस बोलेंगे, ये बोलेंगे। ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये क्या है, डायमेंशंस है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार मैं लिख चुका हूं। देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेगा तो आप ये समझिए, ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। डायमेंशंस बोलेंगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ये डायमेंशंस है। ये दोनों चीज बेटा ध्यान में रखो। सो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे एक्सप्रेस होता है और डायमेंशंस कैसे एक्सप्रेस होते हैं, ये दोनों चीज को ध्यान में रखिए। ओके बेटा, चलेगा, कोई बात नहीं। वंस एक्सेलरेशन मिल गया तो आप फोर्स निकाल सकते हो। तो वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स के लिए आप क्या करेंगे? क्या आपको फोर्स का कोई फॉर्मूला पता है? अरे बिना फॉर्मूला में आप डायमेंशन नहीं निकाल सकते। अगर आपको जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन चाहिए, उस फिजिकल क्वांटिटी को लेते हुए आपको एक एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए, आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, है ना? नहीं तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? यस। तो विदाउट एक्सप्रेशन आप डायमेंशंस नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैंने बताया ना व्हाट इज डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब है, अगर हम फोर्स का डायमेंशन निकलना चाहते हैं तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि फोर्स जो है वो एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और वो किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ना? फोर्स किस पे डिपेंड करता है, याद कीजिए। यस, अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला याद करो, है ना? याद होगा आपको स्कूल में, F इज टू ma। चलिए हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। सो मास आ गया, अभी तक इनमें मास नहीं था, है ना? तो मास को क्या लिखेंगे, m1। यस, मास को m1। और एक्सेलरेशन का तो अभी अभी आपने डिटरमाइन किया। क्या डिटरमाइन किया एक्सेलरेशन का, m0 l1 एंड t-2। ओके, m0 क्या है, 0 लिखा है, इसका कुछ मतलब नहीं है। सो आपको क्या मिलेगा, m1 l1 एंड t-2। सो m1 l1 t-2 जो है ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। समझ पा रहे हैं? यस। फोर्स का आ गया तो आप वर्क का निकाल सकते हो। फॉर्मूला पता है तो फटाफट आप डायमेंशन निकाल सकते हैं ना? जैसे कि आपको वर्क का चाहिए, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या एफएस cos थीटा होता है ना? तो फोर्स का पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। cos थीटा कुछ नहीं, cos थीटा तो एक नंबर है। जैसे cos 30, cos 60 डिग्री क्या होता है, cos 30 क्या होता है, नंबर होता है ना? तो cos थीटा क्योंकि एक नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशंस नहीं होते, याद रखिए। नंबर का कोई भी डायमेंशंस नहीं होते हैं, इसलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं है। सो वर्क डन का डायमेंशन क्या आएगा, फोर्स का डायमेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन आपके सामने है, क्या फोर्स का डायमेंशन है, m1 l1 एंड t-2। तो ये फोर्स का डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट का l1 है। सो फाइनली वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिल गया, m1 l2 एंड t-2। देखिए ये है वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर आपको एक फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला मालूम है तो आप फटाफट उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, है ना? सो हमने वेलोसिटी का निकाला, एक्सेलरेशन निकाला, फोर्स निकाला, वर्क निकाला, और जो वर्क का डायमेंशन है वही एनर्जी का डायमेंशन है। याद रखिए, आपको पता है ना, वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। कोई भी एनर्जी हो उसका डायमेंशन क्या होगा, वर्क के बराबर होगा। एनर्जी भी अलग अलग टाइप का है, आप स्कूल में पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना? कोई भी एनर्जी हो, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है ना? सभी एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, वर्क के बराबर होगा। एनर्जी, इसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना चाहिए, दुनिया भर के जो भी एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा, m1 l2 t-2 होगा। करेक्ट? तो वर्क और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, सेम आएगा, बिकॉज वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। तो ये सारे कुछ मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी है। आपको मालूम है ना, फिजिक्स में कई सारे पोर्शन है। सबसे पहला पोर्शन जो आप स्टडी करेंगे उसका नाम क्या है, मैकेनिक्स है। यस, अभी तक हमने मैकेनिक्स शुरू नहीं किया है, इसलिए मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में आप फिजिक्स का एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज इस चैप्टर में मैं कोशिश करूंगा फिजिक्स के सारे चैप्टर थोड़ा लेने के लिए। क्यों? बिकॉज सारे चैप्टर के जो फिजिकल क्वांटिटी आएंगे उन सभी का डायमेंशन निकाल सकते हैं, है ना?
तो हम इलेक्ट्रिसिटी के भी चैप्टर में भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, हम मैग्नेटिज्म चैप्टर में भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, हम ऑप्टिक्स में भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, हीट में भी निकालेंगे, है ना। यस, चलिए कोई बात नहीं। अभी तक तो मैं आपको जितने भी फिजिकल क्वांटिटी ले रहा हूं ये सब कुछ जो है मैकेनिकल क्वांटिटीज हैं, है ना। मैकेनिक्स में सारे टर्म्स आते रहेंगे, ठीक है। आपने 9th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में आपने मैकेनिक्स पढ़ा था, फिर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ा था क्या नहीं, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, लाइट चैप्टर पढ़ा था, आप जानते हैं सारे चीजें। चलिए कोई बात नहीं। वर्क के बाद और एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा, ठीक है। सपोज आपको ऐसे बोला गया कि व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला पावर, पावर को पूछा गया तो आप क्या करेंगे। यस, कोई बात नहीं, आप सभी को मालूम होगा पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम होता है ना। सो पावर इज वर्क डन बाय टाइम। सो पावर अगर वर्क डन बाय टाइम हो गया है तो आसानी से आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सो वर्क डन का तो अभी भी आपने निकाला, ये क्या है, ये है वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, m1 l2 t-2, ये है वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, और टाइम का जो है t1 लिख देते हैं। सो फाइनली आपको क्या मिल रहा है, m1 l2 एंड t-3, 1 जाके ऊपर जाके -1 हो गया। सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला पावर। या आपको सपोज मोमेंटम का चाहिए, है ना, नाम सुने। What is the formula of momentum? Momentum क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। सो मास आ गया है, मास आ गया तो m1, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, जैसे मैंने लिखा था m0 l1 एंड t-1। सो m0 m1 तो m1 ही होगा ना। सो m1 l1 t-1, m1 l1 t-1, ये क्या है, ये मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला है, करेक्ट। तो मैं सबसे पहले कुछ मैकेनिकल क्वांटिटी लेके उनका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताने को कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मैं ये चाहूंगा कि आपने स्कूल में जो टॉपिक पढ़ा था, स्कूल में जो चैप्टर पढ़े थे, वहां पे जो फिजिकल क्वांटिटी था उनका डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाले, है ना। फिर बाद में कुछ न्यू क्वांटिटी लूंगा, ठीक है। यस, जब न्यू क्वांटिटी लूंगा तब उस वक्त काफी क्यूरियस हो जाना, समझने की कोशिश करना, ठीक है, तभी तो आपका फिजिक्स का बैकग्राउंड बनेगा। यस, कोई बात नहीं। तो पावर हो गया, मोमेंटम हो गया, चलिए कोई बात नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन हम ले सकते हैं। सपोज आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या यूनिवर्सल, इसको एक्सैक्टली क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसका बल क्या है, कैपिटल जी। हो गया नहीं, शायद आपने 9th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ा होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वही बात है, न्यूटन का स्टोरी है, कहानी है ना। सो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला आपको मालूम है कि अगर ये मास m1 है और कुछ ही दूरी में और एक मास m2 है, इनके बीच का सेपरेशन को r मान लेते हैं। r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मासेस m1 m2। तो न्यूटन ने क्या बताया कि दोनों मासेस जो है आपस में अट्रैक्ट होंगे। ग्रेविटी को इस तरीके से न्यूटन ने डिस्कवर किया कि कोई भी दुनिया में, कोई भी या यूनिवर्स में कोई भी दो मास आपस में अट्रैक्ट होते हैं, उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और एज पर न्यूटन्स लॉज जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, ये भी एफ है तो ये भी एफ है, दोनों को फोर्स को मैं एफ ले रहा हूं, एफ लेना ही पड़ेगा, बिकॉज इनमें से एक फोर्स अगर एक्शन है तो दूसरा फोर्स कौन सा, रिएक्शन है। आपने पढ़ा होगा, आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़े हो क्या नहीं, एक एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन है। कभी भी फोर्स एक होकर डेवलप नहीं होता, यह पढ़ चुके हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पढ़े हो क्या नहीं, यस। तो जब भी फोर्स डेवलप्ड होता है कभी भी एक होकर डेवलप नहीं होता, हमेशा फोर्स दो होकर डेवलप्ड होता है। उनमें से एक को अगर एक्शन बोलेंगे तो दूसरे को क्या बोलेंगे, रिएक्शन बोलेंगे। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड सेम होता है, जबकि डायरेक्शन अपोजिट होता है। और उस फोर्स को न्यूटन एक्सप्रेस किया, न्यूटन ने कैसे एक्सप्रेस किया, एफ इज इक्वल टू, वो एक्शन हो या रिएक्शन हो, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा। क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम आएगा, उसका एक्सप्रेशन क्या है, m1 m2 बाय r स्क्वायर। देखिए इस तरीके से एक्सप्लेनेशन अगर आपको मालूम है, इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन पता है, तो जाके आप डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। सो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने से पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का अपना जो फॉर्मूला है, अपना जो एक्सप्रेशन है, ये मालूम होना चाहिए। देखिए 9th स्टैंडर्ड में आपने ये फॉर्मूला सीखा था, इसलिए आप झटके से समझ जाओगे। ऐसे कुछ फॉर्मूला है जो आपको 9th 10th में पता ही नहीं है, उस वक्त थोड़ा सा आपको नया नया लगेगा, बट नया नया चीजें सीखने में मजा है, उसका आप ध्यान में रखिए। चलिए हमें जी का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो हम क्या करें, जी को लेफ्ट हैंड साइड ले ले। यस, जिसका डायमेंशन चाहिए उसको लेफ्ट को लेना। तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा बताइए, राइट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, मिलेगा एफ आर स्क्वायर। ये देखो जी m1 m2 लेफ्ट को जाएगा ना, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हैं, सो एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2। ओके, ये जी का एक्सप्रेशन है। सो देयरफॉर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इसको पुट कर दीजिए, सारे वैल्यू पुट कर लेते हैं। फोर्स का अभी भी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, फोर्स का क्या निकाला था, याद करो, याद करो। वेलोसिटी का क्या निकाला, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है ना।
तो वेलोसिटी का क्या निकला, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट मींस L1 t-1। वेलोसिटी का क्या है, L1 t-1। अच्छा, एक्सेलरेशन का क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर वेलोसिटी नीचे टाइम है और एक टाइम नीचे आ गया, तो इसलिए एक्सेलरेशन का क्या है, L1 t-2 है। वेलोसिटी का L1 t-1 है, एक्सेलरेशन का L1 t-2 है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास आ गया ना, तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। तो फोर्स है m1 L1 t-2, ये फोर्स डायमेंशनल फॉर्मूला। आर स्क्वायर, आर मतलब क्या, डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो एल स्क्वायर। नीचे क्या है, m1 m2, m1 m2 क्या है, ये एक मास ये और एक मास, दो मास आ गया, दो मास आ गया तो m के पावर 2 आ जाएगा, m स्क्वायर आ जाएगा। सो फाइनली आपको g का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है। ये ऊपर जाके +2 था, ऊपर जाके -2 होगा, -2 और ये +1 क्या हो जाएगा, m की पावर -1 हो जाएगा। ये 1 और 2 क्या हो जाएंगे, l की पावर 3 हो जाएंगे, t की पावर क्या हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। तो ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। करेक्ट, समझ में आ रहा है आप सभी को? यस। चलिए, कुछ कुछ ऐसे क्वांटिटी है जो कि आप स्कूल में उनके साथ एक्वेंटेड नहीं थे। कुछ कुछ ऐसे क्वांटिटी है जो मैकेनिक्स में है, मैकेनिक्स के है, बट फिर भी शायद आपको उसके बारे में इतना आइडिया नहीं है। और मेरे लिए चैलेंजिंग है, मेरे लिए ये चैलेंजिंग है कि जो क्वांटिटी के बारे में मेरे स्टूडेंट्स को पता नहीं है, जिस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको नहीं पता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उसको समझाना पड़ेगा। वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है वो मुझे समझाना पड़ेगा, तभी हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जब तक मैं उस फिजिकल क्वांटिटी का आइडिया नहीं दूंगा तो आपको कैसे समझेगा, वो समझेगा नहीं। जैसे कि मैं रैंडमली लिख दूंगा मैग्नेटिक मोमेंट। देखो आप, मैंने लिखा मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये ना एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम है। ये फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में कौन से चैप्टर में आते हैं मालूम, कौन से चैप्टर में? यस, ये आता है मैग्नेटिज्म में आता है। इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाया जाएगा और उस मैग्नेटिज्म में ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है। जो 9th में होते हैं, जो 10th में होते हैं, उनको मैग्नेटिक मोमेंट फिजिकल क्वांटिटी पता ही नहीं है। या मैं बोलूंगा टॉर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम क्या है, टॉर्क है। टॉर्क बताऊंगा। अब आपको टॉर्क ही नहीं पता। टॉर्क जो है ये रोटेशनल मोशन चैप्टर में पढ़ाया जाता है। आपका एक चैप्टर आएगा, मैकेनिक्स में एक चैप्टर आएगा जिसका नाम क्या है, रोटेशनल मोशन, वहां पे टॉर्क आएगा। ये आपको पता नहीं है। जब तक आप उसका डेफिनेशन नहीं पता, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, तो आप कैसे डायमेंशन निकालेंगे? ऐसे कई सारे क्वांटिटी आएंगे। तभी तो मैंने आपको पहले से बोला था कि इस चैप्टर में हम फिजिक्स का एक अच्छा बैकग्राउंड बनाएंगे। सभी चैप्टर के थोड़े चीजें सीखेंगे। चैप्टर तो आगे तो 1 by 1 आएगा, है ना। जब रोटेशनल मोशन आएगा तो रोटेशनल मोशन में आपको इलैबोरेटली हर चीजें समझाया जाएगा। बट आज के दिन अभी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा एक क्वांटिटी लेके उसको समझेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेंगे। ये तो उल्टा आपके लिए अच्छी बात है। आप फिजिक्स पढ़ने से पहले फिजिक्स का एक फ्रेमवर्क आपके अंदर बन रहा है, आप एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, आपको कम से कम पता है कि फिजिक्स में ये सब क्वांटिटी भी होते हैं, है ना। तभी तो बोला न्यू चीजें, नया चीजें को लर्न करने का इच्छा आपका बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, ये सब अभी हम निकलने वाला हूं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। तो कम से कम आप दिमाग में ये फिक्स कर लीजिए, पहले से दिमाग में फिक्स कर लीजिए, कई सारे न्यू फिजिकल क्वांटिटी आएंगे जिसका डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूं। ओके, सो प्रिपेयर होकर उस हिसाब से बैठ जाइए। पर सोचिए, अब अगर आपकी ये सारी चीजें समझ में आ गया है, ठीक है, एक बात आपको बताया जाएगा, एक बात बताया जाएगा कि अभी जैसे मैं रोटेशनल मोशन का बात कर रहा था, कभी भी ध्यान में रखिए, हमेशा चीजों को अपने सराउंडिंग से रिलेट कीजिए। जब तक आप अपने सराउंडिंग से चीजों को रिलेट नहीं करेंगे, तब तक आपको क्लियर कट समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा मैं सीख गया, मुझे डेफिनेशन पता चल गया, डेरिवेशन हो गया, बट आपका क्लियर कट ट्रांसपेरेंटली उस चीज को आप महसूस नहीं कर सकते, ट्रांसपेरेंटली उस चीज के बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकते जब तक आप उसको अपने सराउंडिंग में लिंक नहीं करते हैं। सोचिए, अगर आपको कोई भी चीज को घुमाना है, जैसे कि कोई कार का स्टीयरिंग, है ना। सपोज एक ड्राइवर जो है वो कार चला रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं कार चला रहा हूं, ओके, या आपके पापा कार चला रहे हैं, या कोई भी कार चला रहे हैं, ठीक है। तो आप जब स्टीयरिंग को घुमाते हैं, जैसे कि मैं कार चला रहा हूं, तो मुझे कार को टर्न करना है, तो मुझे स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा ना। तो स्टीयरिंग घुमाने के लिए तो मैं क्या कर रहा हूं,
क्या कर रहा हूं? सोचिए, अगर ये कार का स्टीयरिंग है, ये अगर कार का स्टीयरिंग है तो मैं कैसे घुमा रहा हूं? कैसे घुमा पा रहा हूं इसको? सोचिए, इसको घुमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे हम इसको यहां पे अगर पकड़े हैं तो हमें फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं तो आप फोर्स कैसे लगाएंगे? हाँ, ये तो फिक्स है, ये कार का स्टीयरिंग है, तो आप एक फोर्स नीचे अगर लगाते हैं और एक फोर्स ऊपर लगाएंगे तो जाके ये ऐसा घूमेगा। बहुत ही सिंपल बात है। आप साइंस के स्टूडेंट्स है ना, दिमाग तो चलाना चाहिए। भगवान ने जो आपको दिमाग दिया उसको यूज करना सीखो, है ना। कब तक आप दूसरे के भरोसे में रहोगे? कब तक ऐसा आपको लगेगा कि दूसरे की वजह से आपका अच्छा हो रहा है? ऐसा नहीं होता है। दूसरे की वजह से आपका अच्छा नहीं होता, दूसरे की वजह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेलेक्ट होने वाले नहीं है। अल्टीमेटली आप अगर जेई में या नीट में सिलेक्ट होंगे, ओके, तो कहीं ना कहीं उसमें आपका रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर के सारे चीजें जैसे कि टीचर से, बुक्स से, आपके पेरेंट्स से, रिलेटिव से, हर कोई आपको मोटिवेट करेंगे, बट काम तो आपको करना है, सोचना तो आपको ही है। ठीक है, यस। देखिए, तो एक फोर्स अगर हम नीचे लगाते हैं और एक फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है, ये जो है हम इसको एक्सिस मान सकते हैं। ये इसका क्या है? एक्सिस है। एक्सिस का नाम सुने हो? एक्सिस का मतलब है जिसके अराउंड ये बॉडी क्या कर रहा है? घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कार का स्टीयरिंग को घुमा रहे हैं तो आपको फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। बिना फोर्स में ऑटोमेटिकली कार का स्टीयरिंग कैसे घूमेगा? बट फोर्स को इस प्रकार से लगाना पड़ेगा, है करेक्ट। तो अगर हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये घूम जाएगा। तो इस चीज को लेके एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन हुआ है जिसका नाम क्या है? टॉर्क है। हम अपने रियल लाइफ में, आप सोच लीजिए, रियल लाइफ में कहां कहां कौन सा चीज को आप घुमाते हैं? आप दिन भर सोचो ना, क्या दिन भर का जो एक्टिविटीज है उसमें कोई चीज को आप घुमाते हैं? यही तो मैंने आपको बताया। कोई भी चीज को समझाने के लिए अपना रियल लाइफ कनेक्टेड सिचुएशन को ध्यान दीजिए। आप पानी का बोतल लेके जाते हैं स्कूल में या क्लास में, तो पानी का, ओके, तो मैं इस फिंगर के द्वारा खोल रहा हूं और खुलते 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 इस कैप को पूरी तरफ से खोल दिया। देखिए, ओके, सो खोलने के लिए भी मुझे कुछ तो टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? टर्निंग इफेक्ट बोलते हैं। बिना टर्निंग इफेक्ट में आप खोल नहीं सकते और बिना टर्निंग इफेक्ट में बंद भी नहीं कर सकते। अगर आप इस कैप को क्लोज करना है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, देखिए, टर्निंग इफेक्ट, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। देखिए, तो ये एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है ना। सभी क्लोज हो गया है, अब ये क्लोज हो चुका है। अगर मुझे खोलना है तो भी मुझे टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं टॉर्क। मैं असली में आपको एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो अगर इसको ऐसे घुमाना है, सो दिस इज कॉल्ड एज टर्निंग, दिस इज कॉल्ड एज टर्निंग इफेक्ट। सो ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक टर्म डिफाइन करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है? इसका नाम है टॉर्क। शायद आप पहली बार आप सुन रहे हैं, है ना। इसे कई सारे फिजिकल क्वांटिटी आप पहली बार सुनेंगे। सो टॉर्क का एक सिंबल भी है, टॉर्क एक सिंबल भी है। सो नया नया चीजें आपको देखना पड़ेगा। ये देखो, ये टॉर्क का सिंबल है। ये बड़ा अजीब सा सिंबल दिख रहा है। यस, अजीब सा लगेगा ना, पहली बार देख रहे हो तो अजीब सा लगेगा। जैसे कि आप कोई भी चीज को पहली बार देखते हो तो थोड़ा सा तो अजीब सा लगता ही है ना। यस, सो ये है टॉर्क का सिंबल। कैसे हम फोर्स को F लिखते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को G लिखते हैं, वैसे टॉर्क को ये सिंबल देते हैं। ये सिंबल कौन सा कंट्री का है? यस, ग्रीस कंट्री का है। ये लैटिन अल्फाबेट है। इस अल्फाबेट का नाम क्या है मालूम? इसका नाम है, इस अल्फाबेट का नाम क्या है? इसका नाम है टाउ। टाउ, TAU। टाउ नहीं है, ताऊ नहीं है, है ना। इसको क्या बोलते हैं? टाउ बोलेंगे, टाउ। सो टॉर्क किसका सिंबल है? टॉर्क का सिंबल है। और बेफिक्र, टॉर्क जो है कोई स्केलर नहीं है, ये एक वेक्टर भी है। टॉर्क इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। आप जानते हैं स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है। चलिए कोई बात नहीं। सो टॉर्क क्या है? जैसे कि अगर कोई आपको पूछे हाउ कुड यू डिफाइन द टॉर्क, अभी तो थोड़ा थोड़ा आपको फीलिंग्स दे रहा हूं, है ना। आप अपने कमरे में दरवाजे को दिन में कितने बार खुला बंद करते हैं? दरवाजे को खोलने के लिए, डोर को ओपन करने के लिए या डोर को क्लोज करने के लिए आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा। बटन को खोलने के लिए आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा। स्टीयरिंग को घुमाने के लिए आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा। दैट मींस टॉर्क क्या है? टॉर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट टॉर्किंग इफेक्ट। ओके, टॉर्क हम ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, टॉर्क is responsible to produce क्या? to produce turning effect of a body। एक बॉडी का टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल, ऐसे हम बोल सकते हैं।
तो ये जो टॉर्क है ये एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी है और ये कौन से चैप्टर में, फिजिक्स में कौन से चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा? यस, घुमाने वाले बात आ गया ना, तो चैप्टर का नाम क्या है? रोटेशनल मोशन। ओके, तो रोटेशनल मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रोटेशनल मोशन बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर में आपको ये सिखाया जाएगा, उस वक्त दोबारा मैं आपको सिखाऊंगा, बट आज थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड बनाने के लिए डायमेंशन के हिसाब से आपको सिखाया जा रहा है। ओके, और इस टॉर्क का एक फॉर्मूला भी है। इस टॉर्क का एक फॉर्मूला है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है ये देखिए आप, इसके लिए मैं डायग्राम बनाया था, फॉर्मूला के लिए ही डायग्राम बनाया था। सोचिए, ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जिसको हम कार का स्टीयरिंग बोलते हैं ना। सो कार का स्टीयरिंग है, ये इसका एक्सिस है। फोर्स यहां पे एक्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो यहां पे दो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। ये क्या है? एक्सिस है। एक्सिस से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक जो दूरी है ना, इसको आर मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को आर मान लेते हैं। एग्जैक्टली इसको बोलते हैं आर परपेंडिकुलर। दिस इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पे आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ पा रहे हैं? यस। तो टॉर्क का जो है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड, जो टॉर्क तो वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है ना, वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। ये फॉर्मूला है। जब तक आपको फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला ही नहीं पता, उसके एक्सप्रेशन नहीं पता है, तो आप डायमेंशन कैसे निकालोगे? अब तो आप झटके से इसका डायमेंशन निकाल सकते हो, बिकॉज आपको उसका एक्सप्रेशन मालूम पड़ गया है। ओके, तो अल्टीमेटली टॉर्क का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है तो आप इस तरीके से निकालेंगे। तो क्या होगा? टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या? लेंथ। इसलिए आर परपेंडिकुलर के लिए मुझे एल की पावर 1 लिखना पड़ेगा, करेक्ट? तो आर परपेंडिकुलर मतलब क्या? लेंथ है। इनटू फोर्स। फोर्स का तो हम पहले से मालूम है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m1 l1 t-2। समझ पा रहे हैं? यस, ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये तीनों हमेशा ध्यान में रखो। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? l1 t-1। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? l1 t-2। फोर्स का क्या है? m1 l1 t-2। वर्क का क्या है? m1 l2 t-2। ये धीरे धीरे आप बार बार इसको देखेंगे ना तो आपको ध्यान में आएगा। तो फाइनली टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया? m1 l2 एंड t-2। m1 l2 t-2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, है ना? सो क्या दिख रहा है? कुछ ये जो एक्सप्रेशन आया, इसको देख के कुछ आपके मन में फीलिंग्स आ रहे हैं? कुछ चीजें आपने सोचा या सोचा नहीं? क्या इससे पहले मैंने ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी लिया था जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला यही आया था? बोलिए बच्चे। अरे अभी भी मैंने क्या ऐसे कोई फिजिकल क्वांटिटी लिया था जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये आया था? कौन था वो? यस यस, वर्क था। सोचो, वर्क। वर्क क्या था? फोर्स एफएस कॉस थीटा। ये वर्क का फॉर्मूला है, एफएस कॉस थीटा। कॉस थीटा तो कोई डायमेंशन नहीं है। जो नंबर है ना, नंबर हैज नो डायमेंशन। नंबर का डायमेंशन नहीं है तो फिर समझा ना? कॉस थीटा एक नंबर है, दिस इज अ नंबर, नंबर है ना, हैज नो, नंबर हैज नो डायमेंशन। ये थोड़ा आगे ध्यान में रखो। नंबर का डायमेंशन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या होगा? वर्क का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का क्या डायमेंशन फॉर्मूला है? m1 l1 t-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? l1 है। तो क्या मिला आपको? m1 l2 t-2। अरे मैं अभी भी किया था ना, अभी भी क्या था? तो देखो आप, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला और टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? सेम है, जबकि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। वर्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, टॉर्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। टॉर्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना, घुमाना, ये टॉर्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वर्क का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वर्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनर्जी को एक फॉर्म से और एक फॉर्म में बदलना, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलना या काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में बदलना। ये किसका काम है? वर्क का काम है। जब मैं इस मार्कर को ड्रॉप कर देता हूं ना, इस मार्कर के पास अभी कौन सा एनर्जी है? स्कूल में पढ़ा था क्या नहीं? इस मार्कर के पास अभी पोटेंशियल एनर्जी है। वो एमजीएच फॉर्मूला याद करो, यस। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम स्क्वायर। जब इसको ड्रॉप कर देता हूं ना, ये नीचे चला जा रहा है। कौन वर्क कर रहा है? इस मार्कर पे कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? यस, इस मार्कर पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। तो वर्क का काम क्या है? वर्क का काम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी को, देखो ना, यह भी रेस्ट में था,
मार्कर किस में, रेस्ट में है, रेस्ट में है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। मार्कर रेस्ट में है तो उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो है। जब ड्रॉप कर दिया तो इसका स्पीड क्या हो रहा है, ड्रॉप करने से स्पीड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है किस में, काइनेटिक एनर्जी में। जैसे आपने बॉल को ड्रॉप किया, बॉल को जब ड्रॉप किया ना, जब बॉल को पकड़ा था तो बॉल के पास कौन सा एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी था। ड्रॉप करने के बाद बॉल का स्पीड क्या हुआ, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। बॉल का स्पीड बढ़ रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। हाफ एम स्क्वायर है ना, ये बढ़ेगा। तो क्यों बढ़ रहा है, कौन वर्क कर रहा है, यस वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। दैट मींस मैं जो बोला था वो सही है। वर्क डन का काम क्या है, वर्क डन का काम है कि एनर्जी को एक फॉर्म से और एक फॉर्म में बदलना। आपके सराउंडिंग में ऐसे हजारों चीजें हैं जहां पे एनर्जी एक फॉर्म से और एक फॉर्म में बदल सकता है। आपने सुना भी होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। समझ पा रहे हैं, यस। आपके घर में जो ट्यूबलाइट है या आपके घर में जो एलईडी लाइट है वो क्या कर रहा है, कौन सा एनर्जी को कौन सा एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ओके ऐसा ही आपके घर में फैन क्या कर रहा है, फैन कौन सा एनर्जी को कौन सा एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। फैन घूम रहा है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से। तो फैन में इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। घूमने वाला एनर्जी बोले तो मैकेनिकल एनर्जी। समझ पा रहे हैं, यस। सो दैट मींस वर्क का रिस्पांसिबिलिटी क्या है, टू कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। टॉर्क का रिस्पांसिबिलिटी क्या है, इट प्रोड्यूस द टॉर्निंग इफेक्ट ऑफ ए बॉडी। दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है बट स्टिल दे हैव सेम डायमेंशन। तो क्या मालूम पड़ा कि टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में हैव सेम डायमेंशन। चलिए इसको नोट करके लिख लेते हैं। ये दोनों एग्जांपल से आपको ये मालूम पड़ गया। सो देयरफॉर टू क्या, इसको आप भी नोट डाउन कर लेना। टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी may have two different physical quantity may have same dimensions, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है। मैंने मस्ट भी नहीं लिखा, मैंने मे हैव लिखा, मस्ट हैव नहीं लिखा। ओके ये थोड़ा ध्यान में रखिए। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। नॉर्मली होता नहीं बट कुछ कुछ केसेस में दो क्वांटिटी का डायमेंशन क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके यस। सो चलिए कोई बात नहीं। अगर आपको ये समझ में आ गया है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मैंने कोशिश करूंगा हर चैप्टर में कुछ ना कुछ क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, इसलिए तभी तो आपका फिजिक्स का बैकग्राउंड बनेगा, तभी तो आप फिजिक्स के बारे में पहले से जान लोगे कि फिजिक्स में यही चीजें है ना, यही चैप्टर्स है। चलिए ये सब तो मैकेनिक्स में डिस्कस होता है, समझ में आया, यस। अभी हम और कुछ क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल याद कीजिए, आप इलेक्ट्रिसिटी को चली जाओ। इलेक्ट्रिसिटी में आपने क्या सीखा था, चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ पढ़े हो ना। हाँ वो सारी चीजें जो कुछ हम पढ़ते हैं कहीं ना कहीं काम में आता है ना। देखो ना अभी आपको वो चीजें काम में आ जा रहे हैं। चलिए होपफुली आप समझ में आ गया होगा। इसको हटा लेता हूं। अरे क्या है चार्ज, क्या है करंट, क्या है चार्ज, करंट, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ क्या है, पता है आपको ये सब चीजें। बच्चे क्या करते हैं 10th स्टैंडर्ड में, जब बच्चे पढ़ाई करते हैं ओम्स लॉ पढ़ते हैं, ओम्स लॉ में क्या सीख लेते हैं, ओम्स लॉ में ये कभी भूलते नहीं बच्चे। अभी भी आपने पढ़ा होगा व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम काफी ग्रेट साइंटिस्ट है, उन्होंने बहुत ही बेसिक लॉ दिया था, एक फंडामेंटल लॉ दिया था। ओम्स लॉ को ऑल्सो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ऐसे और एक फंडामेंटल लॉ भी है, वो पता नहीं आपको, उसका नाम है किर्चॉफ्स लॉ, बाद में पता चलेगा। ओम्स लॉ क्या था आप सभी को पता है कि करंट का सिंबल क्या है, आई है। करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, ये ओम्स लॉ है। अब अभी कभी कभी ना बच्चे जो है इसको रट लेते हैं, मैं जब कोई भी स्कूल के बच्चे जो 10th स्टैंडर्ड में है जब आते हैं तो उनको मैं पूछता हूं कि बेटा ओम्स लॉ करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज पोटेंशियल। भी को यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, है ना, भी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, बट बच्चों को पोटेंशियल क्या है पता होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, बताइए।
तो हर 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को पोटेंशियल का इंफॉर्मेशन होना ही चाहिए, बिकॉज वो जिस चीज को लेकर लॉ बना रहे हैं वो पता नहीं तो कैसे क्या है। आप साइंस को रट नहीं सकते, साइंस एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। तो व्हाट इज पोटेंशियल? तो वही है, हमें अभी सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। जब तक आप पोटेंशियल का डायमेंशन नहीं निकालेंगे तब तक आपको रेजिस्टेंस का डायमेंशन पता नहीं चलेगा। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तैयार हो जाइए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी में डिनोट करते हैं, है ना। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे? हाँ, कभी कभी बच्चे बोल लेते वोल्ट, कभी कभी बच्चे हवा में तीर चला लेते हैं, हवा में तीर चला देते, हवा में तीर चला देते, बोलते कि जो पोटेंशियल है ना सर, पोटेंशियल जो है उसको वोल्ट, और वोल्ट क्या है? वोल्ट तो पोटेंशियल का यूनिट है। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट यूनिट में मापा जाता है। एसआई सिस्टम में वोल्ट है, और वोल्ट एक साइंटिस्ट का नाम है। चलिए कोई बात नहीं, हम अभी यूनिट नहीं निकाल रहे ना, हमको डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। चलिए याद रखिए, जब तक आपको उस क्वांटिटी के बारे में कुछ पता नहीं है, जब तक उसका एक्सप्रेशन नहीं पता है, तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। यस, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल को डिफाइन कैसे किया जाता है, थोड़ा सा मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। सो V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सोचो, चार्ज नीचे जो क्यू सिंबल है ना, क्यू जो है चार्ज का सिंबल है, और वर्क जो है वो W है। अच्छा, चार्ज फंडामेंटल है या करंट फंडामेंटल है? कौन फंडामेंटल है? करंट है ना। मैंने आपको बोला था, कभी कभी बच्चे पूछते हैं चार्ज क्यों नहीं हुआ। अरे वो इंटरनेशनल जो कमिटी है, इंटरनेशनल जो बॉडी है, वो जिसको फंडामेंटल एक्सेप्ट किया, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। मैं ये नहीं पूछ सकता कि आपका नाम आदित्य क्यों है, ओके, या आपका नाम आकांक्षा क्यों है, ऐसा नहीं बोल सकते हमें, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि जो करंट है वो फंडामेंटल है, चार्ज फंडामेंटल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। वर्क का तो चलो हम निकाल चुके हैं, है ना। तो चार्ज का कैसे निकालेंगे? तो इसलिए करंट को डिफाइन करना पड़ेगा। करंट का डेफिनेशन क्या है? कौन बोलेगा करंट को कैसे डिफाइन किया गया? यस, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। करंट क्या है? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो यहां चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो चलिए, आपका काम खत्म हो गया है। तो करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है I1 और T1। आगे के लिए ध्यान में रखना। सो करंट से चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है। I क्या है? I है इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल सिंबल, पहले से टेबल में लिख लिया था, है ना, चलेगा। सो वंस आपको चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया तो वापस झटके से आप इसको निकाल सकते हो। बेटा बोलिए कि वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क? यस, M1 L2 T-2। ये वर्क डायमेंशनल फॉर्मूला है, और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी अभी आपको मालूम पड़ा, I1 T1। चलिए इसको साथ में ले लेते हैं, सबको ऊपर ले लेते हैं। सो फाइनली आपको पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, आप पोटेंशियल बोलिए, पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए, कुछ भी बोलिए, डायमेंशन क्या आएगा? सेम आएगा। तो कितना आ जाएगा? M1 L2 T-3, बिकॉज 1 जाके ऊपर -1 हो गया ना, और I के पावर भी -1 हो गया। सो this is the dimensional formula. This is the dimensional formula of electric potential. डायमेंशंस क्या है? 1 2 -3 -1, ये डायमेंशंस है। बाकी सब डायमेंशन क्या है? 0 है। जो इसमें है नहीं, जिस पर डिपेंडेंट नहीं करता, उसको 0 माना जाएगा। ओके, चलेगा। वंस आपको पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया तो रेजिस्टेंस का निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ से अब आप रेजिस्टेंस का निकाल सकते हो। डेफिनेटली आप निकाल सकते हैं। कैसे करोगे? निकाल सकते हो? यस, हम निकाल सकते हैं। चलिए अभी हम क्या करते हैं, यहां पे एक छोटा सा जगह में रेजिस्टेंस का निकाल देते हैं। ओके बेटा, देखो रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसको आर में डिनोट कर देते हैं। अगर आर में डिनोट करेंगे, ये कौन सा रेजिस्टेंस है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। अरे फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू V बाय आर। यहां से आर कितना आएगा? V बाय I, है ना, और V का आप निकाल चुके हो तो हो गया। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट मींस M1 L2 T-3 और I-1। नीचे और एक I आ गया, I1 आ गया। तो क्या हो गया? रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? M1 L2 T-3 I की पावर -2। सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। समझ पा रहे हैं? यस, ये सारे आप नोट डाउन कीजिए, अच्छे से इसको नोट डाउन करो।
तो कहीं ना कहीं अब तक तो आप एकदम कॉन्फिडेंट हो चुके हो कि डायमेंशन क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है ना? तो कुछ बच्चे ना थोड़ा डाउटफुल में थे। वो बोले कि अरे डायमेंशंस हमें नहीं पढ़ाया गया था, बट मुझे भी लगा कि अरे ये जो बच्चे हैं, ये स्कूल के बच्चे हैं, इनको डायमेंशन शायद पता नहीं है। सो मैंने इसको छानबीन किया और मैंने डिसाइड किया कि आपको यूनिट डायमेंशन सब पढ़ा लेता हूँ। ओके, सो अभी है ना बहुत ही अच्छा रास्ते में हम जा चुके हैं। फिजिक्स में बहुत ही अच्छा वे आपको निकल चुका है। फिजिक्स में हम वेक्टर पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में यूनिट पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में भी देखो डायमेंशन पढ़ रहे हैं ना। तो यूनिट, डायमेंशन, वेक्टर, ये आपका एक बहुत ही जबरदस्त बैकग्राउंड बन जाएगा। ओके, देखेंगे जैसे जबरदस्त बैकग्राउंड बन जाएगा ना, उसके बाद हम फिजिक्स शुरू करेंगे ना, तो आप काफी कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकते हैं। ओके बेटा, चलिए इसको लिख लीजिए अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? लिख लिया आप? चलिए कोई बात नहीं। सो आज की क्लास में हम इतना ही लर्न करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में डायमेंशनल एनालिसिस पे और भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आखिरी में फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस किस तरीके से यूजफुल है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलेगा? सो अभी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको लर्न कीजिए। लर्न करने के बाद नोट करने को जरूर ना भूलिए। ठीक है, और जो डाउट्स डिफिकल्टीज हैं तो डेफिनेटली मुझे फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपका डिफिकल्टीज दूर हो जाएगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ओके बच्चे, समझ में आ गया? चलिए हम क्या करते हैं और कुछ क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? आप ग्रेविटेशन चैप्टर सुने हैं? यस, ये भी आपका फिजिक्स के सिलेबस में ग्रेविटेशन चैप्टर में एक बहुत अच्छा फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन होता है, जिसका नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। आप सभी लोगों ने फील्ड का नाम तो सुना होगा, है ना? जैसे कि अर्थ का मास की वजह से अर्थ के जो सराउंडिंग स्पेस है, हम इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। ये फील्ड कौन प्रोड्यूस किया है? अर्थ प्रोड्यूस किया है। तभी तो आपके सामने अगर इस स्पेस में इस मार्कर को छोड़ दो तो मार्कर क्या हो रहा है? फॉल कर जा रहा है। तो मार्कर फॉल करने का रीजन क्या है? बिकॉज मार्कर का मास है, और मार्कर का मास होने की वजह से वो ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो मार्कर का मास ग्रेविटेशनल फील्ड से इंटरेक्शन कर रहा है, इसलिए मार्कर पे फोर्स लग रहा है, इसलिए मार्कर फॉल हो रहा है। समझ पा रहे हैं? यस, यही तो न्यूटन डिस्कवर्ड किए थे। कहां? एप्पल पेड़ के नीचे बैठकर। ठीक है ना? चलिए, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसका एक्सप्रेशन ऐसा है, E = F/m। इस तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन किया गया है। वैसे डिटेल आइडिया आपको उस चैप्टर में मालूम पड़ेगा, आपको पहले से पता है। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड क्रिएट करूंगा, है ना, आज के क्लास में। बट एक्चुअली ये सब अलग अलग चैप्टर्स है, वहां पे हम डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ये है ग्रेविटेशनल फील्ड का डेफिनेशन। सो E = फोर्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स पर, कौन सा फोर्स ये है? ये कौन सा फोर्स है? यस, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है ना? सो अगर ऐसे डिफाइन कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। फोर्स का क्या है? यस, आपको अभी तक तो आपने रट लिया होगा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m1 L1 × T-2, करेक्ट, डिवाइडेड बाय m1। अरे मास कट गया है तो आपको क्या मिला? L1 T-2। सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ने वाले हैं, वैसा ही इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ने वाले हैं, या हम जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, वैसा ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो है, ग्रेविटेशनल को कट करके मैं यहां पे लिख देता हूं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, ओके, सिंबल वही रहेगा। तो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन किया गया, वैसे इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया। ओके बेटा, बताइए क्या आपको मालूम है कि ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉज क्या है? मास है ना। अगर मास ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉज क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हु इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? यस, आपने सोच लिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है चार्ज। कौन है? चार्ज है। तो चार्ज होने की वजह से हम डिफाइन उस तरीके से करेंगे, जो यूनिट मास लिख रहे थे यहां पे क्या हो जाएगा? यूनिट चार्ज हो जाएगा, बस। सो फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसा हम लिख सकते हैं, है ना। तो जब डायमेंशन निकालेंगे तो चार्ज को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? आपको तो मालूम है कि चार्ज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। चार्ज को आप क्या लिखना? करंट इनटू टाइम। करंट क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना। क्यों है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू जो एक्सेप्ट हुआ है, हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। सो फोर्स बाय चार्ज को क्या लिखा? करंट इनटू टाइम।
अब तो आप निकाल सकते हैं फोर्स का, आप क्या लिख सकते हो, m1 l1 t-2, ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। और करंट को I1 और टाइम को t1 लिखेंगे तो अल्टीमेटली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके सामने है, विच इज m1 l1 t-3 and I-1, करेक्ट। सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलेगा। आप बोलेंगे अरे सर ने हमको ग्रेविटेशनल फील्ड सिखाया, इलेक्ट्रिक फील्ड सिखाया, तो व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड? यस, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैसा ही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। आपने सुना होगा, है ना? यस। तो फिर हमें सोचना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको क्या पता। ओके, जैसे मास इज द सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन हु इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? यस, उसका नाम है करंट। क्या? करंट। तो करंट इज द सोर्स ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड। इसको ध्यान में रखिए। एक्चुअली हम ये सारे जो क्वालिटीज है उसके लिए स्पेशल चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। आज तो एक ही क्लास में बस हम सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा आपका अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वांटिटी इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को ई में नहीं, इसको बी में सिंबलाइज किया जाता है, कैपिटल बी में सिंबलाइज किया जाता है। उसके लिए थोड़ा सा अलग तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम पड़ गया कि आप जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना चाहते हैं उसके रिलेटेड एक फॉर्मूला को मालूम होना चाहिए। बिना फॉर्मूला में आप निकाल नहीं सकते। आप देख रहे हैं ना? यस। तो मैग्नेटिक फील्ड को लेकर मैं एक फॉर्मूला को बता देता हूं। देखिए क्या होता है कि सपोज इस शायद आपका 10th स्टैंडर्ड में होगा, है ना, कुछ बुक्स में दिए रहते हैं 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। जैसे कि सपोज ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि आपको बताया इस फील्ड जो है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इनका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और इसमें ना एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये चार्ज क्यू है और ये इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है। दोनों वेक्टर के बीच में कुछ एंगल दिख रहा है। यस, ये जो एंगल है, सो लेट दिस बी थीटा। सो थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, करेक्ट। अगर हम इसे डिफाइन करते हैं तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, सपोज ये कि चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर ना फोर्स लगता है, उस पर फोर्स एक्ट होता है, ठीक है। कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में मास आ गया तो फोर्स एक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज आ गया तो फोर्स एक्ट होगा, है ना। ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्ट होने के लिए चार्ज को मूव होना चाहिए। अगर चार्ज मूव हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और उस मैग्नेटिक फोर्स का ना एक फॉर्मूला है, उस फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर बी इज द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जब तक ऐसा कोई फॉर्मूला पता नहीं है तो आप कैसे डायमेंशन निकालेंगे, करेक्ट। तो समझ पाया? यस, ग्रेविटेशनल फील्ड में मास है तो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज है तो चार्ज पे फोर्स लगेगा, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज है तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, करेक्ट। यस। तो यहां से आपको B जो है, B विल बी इक्वल्स टू F बाय, आप क्या लिख सकते हैं, F बाय क्यू बी साइन थीटा। अब तो आप मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकाल सकते हैं। आपको मालूम है कि साइन थीटा क्या है, ये एक नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, है ना। तो इसलिए साइन थीटा जो है ये क्या होगा, ये होगा डायमेंशनलेस। आगे के लिए आप इसको ध्यान में रखिए। तो साइन थीटा एक नंबर है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, डायमेंशनलेस। जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है उसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनलेस बोलेंगे। सो एनी नंबर, कोई भी नंबर जो है ना 1 2 3 4 5 पाई वगैरह, ये सब क्या है, डायमेंशनलेस है। साइन थीटा भी एक नंबर है इसलिए डायमेंशनलेस है। तो इसलिए बी का डायमेंशन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, फोर्स क्या है, m1 l1 t-2 होल डिवाइडेड बाय चार्ज। तो आपने लिखा था it, तो चार्ज को क्या लिखेंगे, I1 t1, अभी तो लिखा था ना। यस। और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, l1 t-1। देखिए मैं सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग लिख रहा हूं। तो ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। बस आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है, m1, समझ पा रहे हैं, m1 l की पावर क्या होगा, l की पावर 1 और l की पावर 1 ये तो कैंसिल हो गया है, लेंथ है नहीं। टाइम की पावर क्या होगा, t की पावर 1 ऊपर चला गया तो -1 हो गया तो -3। और करंट, सॉरी 1, ये -1 कट गया ना, t1 t-1 कैंसिल हो गया है तो t की पावर -2। करंट की पावर क्या है, करंट की पावर है -1, सो I की पावर -1 है। तो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि
T1 T-1 cancel, L1 cancel, बस M1 T-2 I-1. So this is dimensional formula of magnetic field. So that means इस तरीके से अगर आपको एक्सप्रेशन पता नहीं तो आप इसको निकाल नहीं सकते। इसलिए बेटा ज़्यादा दुखी मत होना। कभी कभी क्या होता है, मैं दुखी होने वाली बात क्यों किया, कभी कभी क्या होता है ना, इस चैप्टर में अगर आप कोई किताब लेंगे, कोई बुक लेंगे ना, तो उसमें आपको दुनिया भर के फिजिकल क्वांटिटी दिखेंगे, है ना, आपको दुनिया भर के फिजिकल क्वांटिटी दिखेंगे, है ना, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी दिखेंगे। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। बच्चों को वो अगर पता नहीं है, जैसे कि आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका डेफिनेशन आपको पता नहीं है, आपको ऐसे कोई एक्सप्लेनेशन पता नहीं है, तो फिर आप कैसे निकालेंगे, आप उसका डायमेंशन निकाल नहीं पाएंगे। तो बच्चों को लगता है ये कौन सा क्वांटिटी है, ये कौन सा क्वांटिटी है, वो कौन सा क्वांटिटी है, इस तरीके से परेशान हो जाते हैं, है ना। ओके बेटा, ऐसा परेशान मत होना। जैसे जैसे आपको इस क्वांटिटी के बारे में मालूम पड़ेगा, वैसे वैसे आपको ध्यान में आएगा, ठीक है। तो अगर आपने कोई नया क्वांटिटी देख लिया होगा, देखिए मैं ये इस क्लास में मैं पूरा फिजिकल क्वांटिटी ले नहीं सकता, आपको ये पता भी है ना। क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, मैग्नेटिज्म, चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिज्म एक पोर्शन है आपका, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। क्या मैं पूरा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का सारी क्वांटिटी अभी ले सकता हूं, नहीं ले सकता। इस तरह मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी ले रहा हूं, है ना। तो फिर भी आपको कोई नया क्वांटिटी दिख लिया और आपको उसका डायमेंशन पता नहीं चल रहा है, आप उसको समझ नहीं पा रहे, तो आप डेफिनेटली मेरे पास व्हाट्सअप करके भेज दीजिए या फोन करके पूछिए, तो मैं आपको इमीडिएटली उसके बारे में आइडिया दे दूंगा। समझ पा रहे। तो ऐसा हो भी सकता है कि आप कोई नया क्वांटिटी फेस करें, बुक में, मटेरियल में कोई नया फिजिकल क्वांटिटी फेस करें और उस पर आपको डाउट्स आ जाए, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली आप मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ओके बेटा, इसलिए परेशान मत होना, परेशान वैसे भी कभी भी नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला। और एक बार देख लीजिए ये फॉर्मूला क्या है, फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, किस पे एक्ट हो रहा है, इस चार्ज पे एक्ट हो रहा है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहां से हमने बी को निकाला, फोर्स का डायमेंशन पुट किया, चार्ज को पुट किया, वेलोसिटी को पुट किया और आपको इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया है। तो चलिए ये सब चीज होने के बाद हम एक क्वांटिटी लेते हैं, है ना। सो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, एक कुछ क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन होता नहीं है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज में लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नाम सुने हैं, डेफिनेटली सुना होगा। इसको ना मैं म्यू पे सिंबलाइज करूंगा, ठीक है। म्यू, या स्कूल के बुक में एन भी लिखा रहता है, एन भी लिख सकते हो। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सो ये आप लाइट चैप्टर में स्टडी करेंगे, है ना। लाइट चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या बेटा आपको मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन किया गया है? यस, कुछ बच्चों को डेफिनेटली मालूम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे डिफाइन किया गया है, n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट। मालूम है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है? ये तो पढ़ा होगा आप। स्पीड ऑफ लाइट कहां है? इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कौन सा मीडियम? जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं उसी मीडियम। सो वैक्यूम में स्पीड का लाइट, तो उसको c में डिनोट करेंगे, इसको v में डिनोट करेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? c बाई वी। c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। उसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो ये एक रेशियो फॉर्म में दिख रहा है आपको, जो न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में भी स्पीड है और डिनोमिनेटर में भी स्पीड है। स्पीड तो स्पीड है ना, लाइट का हो, साउंड का हो, किसका भी हो, डायमेंशन क्या आएगा? सेम आएगा, है ना। तो इसलिए क्या होगा, ये डायमेंशन लेस बन गया है, ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, है ना। सो ऊपर भी लिखूंगा L1 T-1, नीचे भी स्पीड का डायमेंशन L1 T-1, ये कट गया है। सो इसलिए डायमेंशन लेस इज इक्वल टू डायमेंशन लेस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसा आपको कई सारे फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में दिखेगा जिनको जो डिफाइन तो होते हैं बट इनका डायमेंशन नहीं होता है। तो ऐसे हो भी सकता है कोई फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन ना हो, है ना। आप ढूंढिए और कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डायमेंशन लेस है, ढूंढ सकते हैं। यस, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, और एक एग्जांपल भी है, उसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। नाम सुने हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे डिफाइन होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का बेटा और एक नाम भी है, इसको ऑल्सो बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को ऑल्सो बोला जाता है रिलेटिव डेंसिटी। ये भी एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है, बिकॉज इसका डेफिनेशन क्या है मालूम?
इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ, ये वाटर से एक कंपैरिजन किया गया है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी आप सभी लोगों ने सीखा होगा है ना, डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, यस, डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी, ये कौन सा बॉडी है, ये वही बॉडी है जिसका आपको रिलेटिव डेंसिटी चाहिए या जिसका आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए, वो बॉडी है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। एक्चुअली हर बॉडी को हम वाटर से कंपैरिजन करते हैं, वाटर से जब कंपैरिजन करते हैं तो ये वाला फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन होता है। देखिए ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, इसको भी हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऐसे कई सारे क्वांटिटी आएंगे जो डिफाइन तो होते हैं बट उनका डायमेंशन नहीं होता है, करेक्ट, यस। चलिए ऐसा ही जब हम मॉडर्न फिजिक्स लर्न करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स का आखिरी पार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट पार्ट है, और वहां पे एक टर्म आता है जिस टर्म का नाम है फ्रीक्वेंसी। ये भी आपने सुना होगा, क्या नाम है, फ्रीक्वेंसी कहां डिफाइन किया होगा, फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू है, जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये सिंबल का नाम क्या है, न्यू, यस। बार बार आपको वो लैटिन अल्फाबेट आ जा रहे हैं ना, सो ये सब ग्रीस कंट्री के अल्फाबेट है जो हम फिजिक्स के जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके सिंबलिक फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। इस सिंबल का नाम क्या है, न्यू है, ऐसे न्यू, म्यू, ऐसे कई सारे क्वांटिटीज है ना, यस। सो फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या आपको मालूम है, यस। सोचिए फ्रीक्वेंसी को ऐसे डिफाइन करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ क्या, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का नाम सुना होगा, जैसे कि कोई पेंडुलम है ना, सिंपल पेंडुलम, सपोज हम एक पेंडुलम लेते हैं, ये आपने सीखा होगा, एक पेंडुलम है और पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है, पेंडुलम का जो मोशन करता है, पेंडुलम का मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। पेंडुलम बड़ा अजीब तरीके से मोशन करता है ना, आपके सामने मार्कर को ड्रॉप कर दिया ना, तो इसका मोशन को आप क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। मोशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ये आपको फिजिक्स में सिखाया जाएगा। सो मार्कर को ड्रॉप कर दिया, उसका मोशन क्या है, ट्रांसलेशन है। आपके घर में फैन घूम रहा है, फैन जब घूम रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशन। तो ट्रांसलेशन, रोटेशन, सिमिलरली ऑसिलेशन, है ना। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, ठीक है। तो ये जो मोशन हो रहा है, तो पेंडुलम जब ऑसिलेट कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये इसका मास है, इसका लेंथ है, ठीक है ना। तो अगर इसका लेंथ है, मास है, इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो ऑसिलेशन ऐसे करेगा ना, तो इसको ना एक एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। तो जब ऑसिलेट करेगा तो एक एक्सट्रीम पोजीशन, ये कौन सा, मीन पोजीशन, और एक एक्सट्रीम पोजीशन नहीं होता, दो एक्सट्रीम पोजीशन होता है ना। अगर एक राइट एक्सट्रीम है तो ये लेफ्ट एक्सट्रीम है, तो एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम मतलब एक बार जाएगा, है ना। कभी आपने पेंडुलम क्लॉक देखा है, घर पे है पेंडुलम क्लॉक, एक बार जाएगा फिर वापस आएगा, तो उससे क्या होगा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। तो पेंडुलम एक तरफ जा रहा है और एक तरफ वापस आ रहा है, जा रहा है वापस आ रहा है, इसको जो टाइम लगा उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम, क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड या टी में डिनोट करेंगे, समझ पा रहे हैं। सो टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जा रहा है फिर वापस आ रहा है, एक टाइम पीरियड, जा रहा है वापस आ रहा है, एक टाइम पीरियड, समझ पा रहे हैं, यस। उस टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल है हम इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, करेक्ट। क्यों बोलते हैं, उसका भी रीजन है, खाली फॉर्मूला रटने से नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड क्यों होता है, इसलिए आपको फ्रीक्वेंसी क्या है समझना पड़ेगा ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड ले सकते हैं, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी को ऐसे डिफाइन किया गया, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, समझ पा रहे हैं। तो टाइम पीरियड अगर टी है, अगर मैं टी सेकंड लेता हूं, सो टी सेकंड में मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए टी सेकंड में कितने बार ऑसिलेशन हुआ, टी सेकंड में 1 ऑसिलेशन हुआ, है ना। अगर टी सेकंड में 1 ऑसिलेशन हुआ, बिकॉज टी क्या है, टी है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का तो डेफिनेशन वही है कि 1 ऑसिलेशन होने का जो टाइम लगा वो क्या है, टाइम पीरियड है। सो 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन होगा, 1 सेकंड में होगा 1 बाय टी ऑसिलेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब आपको समझ में आ गया होगा। सो टी सेकंड में एक ऑसिलेशन, 1 सेकंड में 1/t ऑसिलेशन। तो 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन हुआ, 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसलिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अगर आपने कभी स्कूल में कभी कभी बच्चे सीख भी लेते हैं पर इसको रट लेते हैं। क्या रट लेते हैं? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल 1 बाय टाइम पीरियड, इसको रट लेते हैं। रटना नहीं है, हर चीज को समझना चाहिए। सो टी सेकंड में एक ऑसिलेशन, 1 सेकंड में 1/t ऑसिलेशन, इसलिए हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या 1 बाय टाइम लिखते हैं। तो फिर डायमेंशन क्या होगा? सो देयरफॉर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ऑफ फ्रीक्वेंसी। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा? m0l0t-1, बिकॉज t 1 ऊपर 1 नीचे है ना, ऊपर चला गया तो t के पावर -1 हो गया है। समझ पा रहे हैं? यस। मास नहीं है, लेंथ नहीं है, तो नहीं लिखा भी चलता है, इनको लिखा नहीं भी चलता है। अगर आप लिखते हैं तो पावर 0 लिखना है, ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है? तो ये हो गया है t की पावर -1। सो ये है फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ पा रहे हैं? तो टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है और उनके बीच रिलेशन क्या है, ये आइडिया आपको क्लियर हो गया है। देखिए ये एक ऑसिलेशन करके चैप्टर है, ये भी एक चैप्टर है फिजिक्स में जो आप लर्न करेंगे, ठीक है? चलेगा। चलिए, ऐसा फिजिक्स में ना कई सारे ऐसा कांस्टेंट डिफाइन होते हैं, कई सारे कांस्टेंट डिफाइन होते हैं जिनको हम बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। नॉर्मली कांस्टेंट का बात करें ना तो बच्चों को लगता है कि उसका डायमेंशन होना नहीं चाहिए, ऐसा लगता है बच्चों को। कांस्टेंट बोल दिया तो बच्चों को लगता है ये तो कांस्टेंट है, इसका क्या डायमेंशन होगा? ऐसा नहीं है, कई सारे कांस्टेंट है जिनका डायमेंशन भी है, ठीक है? सो थोड़ा सा देखिए, आप इसको मिटा लेता हूं तो आप इसको पॉज करके आप लिखते रहना, ठीक है? चलिए, मैं जो नेक्स्ट क्वांटिटी ले रहा हूं मैंने भी ऐसा कांस्टेंट लूंगा, जैसे कि अरे मैं ले तो चुका हूं ना, मैं तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ले चुका हूं। आपने देखा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ना? तो जरूरी नहीं कि कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। ऐसा ही और एक कांस्टेंट है जिसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है। प्लैंक एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है, कई बार हम इनको फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। ओके, आप नाम सुने हैं, मैकेनिक्स का तो नाम सुना होगा। आपके सिलेबस में मोस्टली क्लासिकल मैकेनिक्स है, बट क्लासिकल मैकेनिक्स से एक एडवांस मैकेनिक्स है, उस एडवांस मैकेनिक्स को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। आप सुने होंगे, है ना? अगर थोड़ा सा फिजिक्स में दिलचस्प होगा तो क्वांटम मैकेनिक्स का नाम सुना होगा। और वो क्वांटम मैकेनिक्स का जो फादर है वो कौन है? मैक्स प्लैंक है। तो मैक्स प्लैंक एक ब्रिटिश साइंटिस्ट, उन्होंने कुछ चीज बताया, उसको लेके मैं डिस्कस करता हूं। देखिए, मैक्स प्लैंक एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है जो कि अराउंड 1900 में उन्होंने एक थ्योरी दिया। ओके, वो बहुत ही अलग थ्योरी था, एकदम हटके थ्योरी था। ओके, तब तक कोई भी साइंटिस्ट के मन में वो आइडियाज नहीं आया था जो मैक्स प्लैंक के मन में आ गया, ठीक है? और पता है क्या, ये जो मैक्स प्लैंक ने बात बताया ना, ये जो बात बताया जो मैं आपको बोलने को जा रहा हूं, ये तो ऐसे ही नेचुरल ऑब्जर्वेशन से उनको मालूम पड़ा, है ना? तो ऐसा ही नेचुरल ऑब्जर्वेशन से, नेचर का ऑब्जर्वेशन से, है ना, साइंटिस्ट को नेचर से ही नॉलेज मिल जाते हैं। इसलिए नेचर के बारे में सोचना चालू कर दीजिए, वो सबसे अच्छा वे है आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो मैक्स प्लैंक, देखिए एक बार प्लैंक, आइंस्टाइन, ये सब लोग ना साथ में बैठ के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, है ना? प्लैंक जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे उस वक्त उनके माइंड में क्लिक किया कि ऐसा कुछ हो सकता है। सोचिए, मैक्स प्लैंक एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। आप समझ पा रहे हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? गिटार, सितार, जो भी है ना, तो उसको बजा रहे थे। उस समय ना स्ट्रिंग जो वाइब्रेट हो रहा था, स्ट्रिंग का वाइब्रेशन जब हो रहा था ना, ऐसे छोटे छोटे लूप में वाइब्रेट हो रहा था। कभी आपने देखा होगा कि जब स्ट्रिंग वाइब्रेट होता है तो ऐसा ना छोटे छोटे लूप्स बन के वाइब्रेट होते हैं। तो उसको देखकर मैक्स प्लैंक के मन में ये आइडिया आया जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना? तो इसलिए नेचुरल ऑब्जर्वेशन कभी बंद मत कीजिए, तभी तो हम बोलते हैं फिजिक्स क्या है? फिलोसफी ऑफ नेचर। सो देखिए, एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। प्लैंक का आइडिया क्या था? सपोज ये कि सोर्स ऑफ लाइट है, जस्ट लाइक ए टंगस्टन बल्ब ले लेते हैं, ठीक है? एक सोर्स ऑफ लाइट है ना? हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक करंट पास होने से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लाइट एनर्जी में बदल जाता है। तो आपने इसको सर्किट बनाया, तो यहां से करंट गया, समझिए करंट जा रहा है, करंट इसमें पास करेगा, इसके थ्रू पास करेगा, इसके थ्रू पास करेगा, बाहर चला गया, है ना? तो मैं ये वाला पार्ट दिखाने रहा हूं, हाँ, ये दूसरा पार्ट है, सर्किट का पार्ट में दिखाने रहा हूं, चलेगा? यस। तो ये जो टंगस्टन फिलामेंट है वो करंट पास होने से वो गर्म हो जाता है, उसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ लाइट बोलते हैं। समझ पा रहे हैं?
सॉरी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और हीटिंग इफेक्ट जब करंट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि करंट को हम आई मान लेते हैं, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट होने से जब ये बहुत ही ज्यादा हीट हो जाता है तो लाइट प्रोड्यूस करता है। ये सब चीजें आपको आगे सिखाया जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिखाया जाएगा। इस प्रोसेस को हम इनकंडीशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकंडीशंस। इनकंडीशंस का मतलब है कि लाइट प्रोड्यूस होना फ्रॉम हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट से लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोसेस का नाम क्या है? इनकंडीशंस। जो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है ना, लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप सभी लोग जानते हैं। लाइट, साउंड, ये क्या है? एनर्जी के फॉर्म है। हम इनको देख नहीं सकते। क्या आप लाइट को देख सकते हो? थोड़ा सोचिए अच्छे से। वी कैन यू सी द लाइट? क्या आप देख सकते हैं? नहीं, वी कैन नॉट सी द लाइट, वी कैन नॉट सी द साउंड। हम साउंड को देख नहीं सकते, हम लाइट को देख नहीं सकते, हम सिर्फ फील कर सकते हैं ड्यू टू आवर नर्वस सिस्टम। हम देखने का सेंसेशन फील कर सकते हैं, सुनने का सेंसेशन फील कर सकते हैं। देखने का सेंसेशन आई की वजह से हो रहा है, सुनने का सेंसेशन ईयर की वजह से हो रहा है। समझ पा रहे हैं? हम इनको देख नहीं सकते, हम कैसे देख सकते हैं? ये तो सब एनर्जी है। यस। सो लाइट जो है, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, ये साइंटिस्ट के हिसाब से लाइट जो है ना, वो ऐसे पैकेट वाइज ट्रांसफर होता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक आइडिया है। मैंने आपको बोला ना, क्वांटम मैकेनिक्स एक एडवांस्ड मैकेनिक्स है, ठीक है ना। सो एज पर मैक्स प्लैंक, लाइट एनर्जी जो जब ट्रांसमिट होता है, जैसे कि लाइट एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये सब पैकेट वाइज ट्रांसमिट होता है। समझ पा रहे? पैकेट वाइज। और उस पैकेट का नाम जो है, उसको मैक्स प्लैंक ने दिया फोटोन। हम इनको क्या बोलते हैं? ये जो पैकेट है, दिस पैकेट ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज पैकेट ऑफ एनर्जी, और उसका नाम है फोटोन। बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है। इसका नाम क्या है? फोटोन। तो ये जो फोटोन वाली कंसेप्ट है, ये मैक्स प्लैंक ने निकाला, और मैक्स प्लैंक एक रिवोल्यूशन क्रिएट किया। इस तरीके से उन्होंने एक न्यू ब्रांच डेवलपमेंट कर लिया, जिसका नाम क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स। तब तक कोई भी साइंटिस्ट के मन में ये आइडियाज नहीं था कि एनर्जी जो है वो ऐसा पैकेट वाइज ट्रांसफर होता है, ऐसा कोई आइडिया ही नहीं था। साइंटिस्ट बोल रहे थे, उससे पहले जो साइंटिस्ट का आइडिया था वो था कि एनर्जी कंटिन्यूसली क्या होता है? ट्रांसफर होता है। कैसे? कंटिन्यूसली। जैसे कि देखिए, मैं अगर ये ट्रांसमिशन दिखाऊं, ये क्या है? ये क्या है? ये है कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी का। ये क्या है? ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस ट्रांसमिशन है। दैट मीन्स यहाँ पे एक पैकेट और एक पैकेट और एक पैकेट ऐसे करके थ्योरी दिया। ये बिल्कुल अलग थ्योरी था। तब तक कोई भी साइंटिस्ट ऐसा थ्योरी या ऐसा सोचा नहीं था। और ये थ्योरी इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ, इतने ज्यादा इसके एप्लीकेशन ज्यादा हुए, आज करेंटली वर्ल्ड में सबसे इन्फ्लुएंशनल जो ब्रांच है साइंस में, सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंशनल है, सबसे ज्यादा जो एक्यूरेसी जिसमें सबसे ज्यादा है, वो ब्रांच का नाम क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, सो क्वांटम मैकेनिक्स का आइडिया सबसे पहले किसने दिया? मैक्स प्लैंक दिया। चलिए कोई बात नहीं, ये कंटिन्यूअस बिहेवियर को मैं मिटा लिया इसलिए। तो मैक्स प्लैंक ने ये जो फोटोन है उसका एनर्जी को भी डिफाइन किए। सो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू। दैट मीन्स एनर्जी जो है ये फ्रीक्वेंसी को प्रोपोर्शनल है। उन्होंने बताया एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया H इंटू न्यू। ठीक है, अभी भी मैं इस सिंबल को क्या बोला था? न्यू बोला था ना। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा ना, उतना ज्यादा फोटोन का एनर्जी होगा अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक। ये चीजें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, है ना। देखिए ना, मैं सारे फिजिक्स के सारे चैप्टर के थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आपको बता दिया है ना। मैकेनिक्स का बताया, ग्रेविटेशन का बताया, आपको इलेक्ट्रिसिटी बताया, मैग्नेटिज्म बताया, है ना। यस। सो इक्वल एच न्यू, और यहां से एच आ गया है। एच क्या आएगा? एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते ही हैं। मैंने आपको बताया था कि जो वर्क का है वही एनर्जी का है ना। तो इसलिए क्या होगा? वर्क का जो है वही एनर्जी का है। सो यहां पे E स्टैंड्स फॉर एनर्जी। सो E मतलब क्या है? एनर्जी है, ठीक है। और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल क्या होगा? m1 L2 T-2। L2 क्यों याद है? वर्क, सेम एज वर्क लिख देता हूं, सेम एज वर्क। सो एनर्जी और वर्क का डायमेंशन क्या आएगा? सेम आएगा। सो देयरफॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, सो देयरफॉर डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पे क्या होगा? पुट कर दें। एनर्जी का कितना है यहीं पे लिख लेते हैं। एनर्जी का कितना आएगा? m1 L2 T-2 होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का अभी भी कितना मिला? L T की पावर -1। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। अब इसको देख लीजिए, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है m1 L2 एंड T
-1 बिकॉज ये टी -1 ऊपर जाके +1 होगा, +1 -2 -1 होगा, सही लेगा ना? यस, तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला है। ओके, सो चलिए कई बार तो अभी क्या होगा कि इतने सारे क्वांटिटी का हम डायमेंशनल फार्मूला बता चुके हैं, और भी बताएंगे, और भी आपके डाउट्स लूंगा। अब जितने भी पूछेंगे मैं उतने भी डाउट्स ले सकता हूँ, ठीक है? तो आप क्या कीजिए ना, अभी जो है कोई व्यक्ति बुक लेके उसमें से ना बहुत सारे क्वांटिटी आपको दिखेगा। कोई भी फिजिक्स का बुक लेंगे ना, आपको दुनिया भर के फिजिकल क्वांटिटी दिखेंगे। आप उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए कोशिश कीजिए, बट उसके लिए आपको डिफिकल्टीज तो ये आएगा। अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है ना, तो मुझे आप बोलिए, मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में, ठीक है? चलेगा, कोई बात नहीं। सो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में भी मैं कोशिश करूंगा और कुछ क्वांटिटी आपको डिफाइन करने के लिए। ओके बेटा, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए, और मुझे डाउट्स डिफिकल्टीज पूछना चालू कर दीजिए। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।